नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों को। और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा। यही नहीं, भविष्य में राज्य के नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि को मान्यता दिया जाएगा ताकि उनको कई माह तक इंतजार न करना पड़े। राज्य सरकार ने सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया है और जल्द ही स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों की तरफ से करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा। राजस्व विभाग पर प्रभार संभाल रहे दुष्यंत चौटाला को हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। मानदेय कई लोगों को 5 महीने 6 महीने तक नहीं मिलता। ये मैं वादा करता हूं कि 30 दिन में ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएंगे कि जैसे बुढ़ापा पेंशन पहले हफ्ते में आ जाती है और सबके खाते में आती है, जिनके आप लोगों के भी खाते नहीं जुड़े हुए उनको भी हम जुड़वाने का काम करेंगे और महीने में एक फिक्स तारीख ऐसी रखेंगे जिसके अंदर आपका 3000 रुपये आपके खाते में पूरी तरह से प्राप्त। मैंने तो टारगेट लिया कि आयुष्मान भारत की आपकी नंबरदार एसोसिएशन की एक मांग रही है कि नंबरदारों को जोड़ा जाए और इसके साथ मेरे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के हमारे 3.5 लाख सदस्य हैं उनकी, और केंद्र से स्पेशल अप्रूवल लाकर हमने उसको तुरंत प्रभाव से एक्टिवेट किया और आज उसका नतीजा है कि हजारों आप ही नहीं लाखों हमारे छोटे श्रमिक भी जो आज चेजी का काम चिनाई का काम करते हैं उनको भी आयुष्मान का आपके साथ आपकी बदौलत ये चीज मेरे तक आई और लाभ उनको भी साथ में आपके मिला। गृह मंत्री अनिल विज पिछले काफी समय से डीजीपी मनोज यादव की कार्यशैली और उन्हें दिए गए एक्सटेंशन से नाखुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच रोज डीजीपी मनोज यादव ने एक पत्र ने प्रदेश भर में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। दरअसल डीजीपी ने गृह विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिख उन्हें रिलीव करने की इजाजत मांगी है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विज ने कहा कि यह पत्र सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। कमिश्नर की नेता महबूबा मुफ्ती ने ये सवाल खड़े किए हैं कि अगर भारत सरकार तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों? तो जहाँ पर भी ये कानून तोड़ रहे हैं वहाँ पर पहले दिन से ही केस तो दर्ज हो रहे हैं, सब जगह शुरू से ही हो रहे हैं, कोई नया नहीं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। लगता है कि इनकी जड़ें कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान में है। अब किस देश से बात करनी है, किस देश से बात नहीं करनी है, ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार सोचेगी। नहीं, मेरे पास कोई पत्र नहीं आया अभी। सोशल मीडिया में ही चल रहा है, लेकिन मेरे पास अभी कोई पत्र नहीं आया। गुरुग्राम के अरावली में अवैध निर्माण को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम मौके पर पहुंची और उस टीम का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि अरावली में अवैध फार्म हाउस को प्रशासन की तरफ से जमीनों जब्त किया गया। अरावली की पहाड़ियों पर अवैध तरीके से माइनिंग कर बनाए जा रहे फार्म हाउस का मामला इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन ने इस मामले पर सख्ताई दिखाई है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद आज सोहना के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अरावली की इन पहाड़ियों पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पर जेसीबी बुलाकर के बुलडोजर बुलाकर के इन फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ की जा रही है। वो फार्म हाउस जो कि यहाँ अवैध तरीके से बनाए गए थे, आज उनके ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी 16 तारीख को अगर बात करें तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह खबर दिखाई गई थी तमाम कि किस तरीके से बड़ी संख्या में सोहना के अंदर यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन से इस मामले पर जवाब भी मांगा गया कि क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े स्तर पर यहाँ पर पेड़ों को भी काटा गया था, पेड़ों को काट करके यहाँ पर अवैध तरीके से जो है फार्म हाउस बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची और आप देखेंगे कि किस तरीके से जेसीबी लगा करके यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अवैध तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस बनाए गए थे उनके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। 16 तारीख को जब इंडिया न्यूज़ पर दिखाया गया, प्रशासन से भी जवाब मांगा गया था, तो आखिरकार सरकार ने ये कहा था कि इन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस काफ़ी समय से दिए जा रहे थे, आखिरकार कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और आखिरकार अब प्रशासन की टीम यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंची हुई है। हम बात भी करेंगे, हमारे साथ नगर परिषद के जो सोहना के अधिकारी भी हैं
आपसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो आज जो कार्रवाई की जा रही है, कितने फार्म हाउस हैं, क्योंकि 36 से 40 ऐसे फार्म हाउस है जिनको नोटिस दिया गया है। तकरीबन 40 फार्म हाउस को डिमोलिशन के ऑर्डर पास किए गए थे। उसमें से पिछली जो ड्राइव करी थी उसमें हमने करीब 18 फार्म हाउस को डिमोलिश किया था, और आज भी तकरीबन इतने ही फार्म हाउस का आज का प्लान है। करीब 15, 16, 17, 18 अभी तक हम 9वां फार्म हाउस है, शायद 9वां 10वां फार्म हाउस है, तोड़ चुके हैं सवेरे से। तो कोशिश है शाम तक इतना ही और तोड़ दें। तो आज कौन कौन से ऐसे ब्लॉक रहेंगे जहाँ टारगेट पे, क्योंकि हम बात करें जो कार्रवाई की जाएगी? ब्लॉक तो जैसे अभी चल रहा है, ए ब्लॉक में चल रहा है। ए ब्लॉक में पहले भी हमने 8 तोड़े हैं। अभी ए ब्लॉक में एक और है अभी हमारे पास, वो भी हमें तोड़ना है, नोटिस में है। उसके अलावा बी ब्लॉक में है 5 और सी में है 4। टोटल इस तरह से करीब है 17 के आसपास है आज के। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे बड़े संख्या में देखे जो फार्म हाउस अभी बन रहे हैं, बाउंड्री हो रही है, खासकर जो माइनिंग वाला पत्थर है बाउंड्री के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पत्थर या फिर और भी अन्य जो सामग्री है वो कैसे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपके द्वारा तो बकायदा 2 गेटों पर कोई सामग्री ना आए इसके लिए आदेश भी दिए गए थे गार्ड्स के। ये जो है ना माइनिंग के, जैसे आप बता रहे हो स्टोन वगैरह का बता रहे हो, वो माइनिंग डिपार्टमेंट की उसमें है, उसमें ड्यूटी है, वो अपना देख रहे हैं, उन्हीं की देख रेख में कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी एमसी की तरफ से भी हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं गेट पे, मेन एंट्री एग्जिट पे। तो हमारी तरफ से जितना भी हो रहा है हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे मतलब ड्यूटी आवर्स में तो कोई यहाँ से एंट्री हो नहीं रही है। अब बाकी तो तोड़ ही रहे हैं, आपके सामने देख ही रहे हैं, आपको जो कार्रवाई हमारी बनती है कर ही रही है नगर परिषद तो। तो आप ये देख सकते हैं कि किसी के साथ एक बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है। बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे तकरीबन 40 के करीब ऐसे फार्म हाउस हैं जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर नियमों को ताक पर रख के इस तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस बनाए गए। अरावली की पहाड़ियों पर किस तरीके से पेड़ों को काट करके ये फार्म हाउस बनाए जा रहे थे, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर की माइनिंग करके उनको यहाँ पर बनाया जा रहा था। ये हमने आपको पहले भी आपको दिखाया था 16 तारीख को कि किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर फार्म हाउस बनाया जा रहा है। और आखिरकार आज यहाँ पर टीम पहुंची है। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जेसीबी तैयार है। इनको पहले नोटिस भी दिए गए हैं डिमोलिशन के, और उसके बाद आज टीम इन फार्म हाउसों को तोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंची। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इन फार्म हाउसों पर कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं ना कहीं रईसजादों की आराम गह जो है इसे कहा जाता है, जहाँ इन लोगों के रहने के लिए, आराम करने के लिए ये लोग यहाँ पर आते थे। तो अवैध तरीके से यहाँ पर अगर बात करें फार्म हाउस बना करके पहाड़ों को, पत्थरों को पर माइनिंग करके यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से फार्म हाउस बना जा रहे थे, जिसके बाद आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची। तो ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर का बड़ा असर कि जिस तरीके से अवैध तरीके से जो फार्म हाउस बनाए गए, तो उसकी खबर दिखाए जाने के बाद जो है प्रशासन जागा और इन फार्म हाउसों पर अवैध तरीके जो बन रहे थे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से वार्ता करने को लेकर कश्मीरी पंडित बेहद आहत दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वार्ता में उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कश्मीरी पंडितों को ही केंद्र में रखकर बातचीत का एजेंडा तय करना चाहिए। पीएम ने भरोसा दिया है कि एक बार फिर उन्हें कश्मीर में वापस बसाया जाएगा। सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को 2 साल के करीब का वक्त हो चुका है, और पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर के करीब 1 दर्जन राजनीतिक दलों से कल वार्ता करेंगे। लेकिन इस बीच में जो कश्मीर से विस्थापित पंडित हैं उनका क्या इसमें अहम रोल रहने वाला है और क्या उनकी मांग है, इसको लेकर हमारे साथ में कश्मीरी पंडित हैं जो 1989 और 90 में वहां से विस्थापित कर दिए गए थे, विस्थापित होकर अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, और ये ऐसे लाखों परिवार हैं। इनकी अपनी मांगे हैं, सरकार की तरफ से इन्हें बसाने की बात की जा रही थी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय काक है जी। अजय काक जी, आप विस्थापित पंडित हैं कश्मीर के, लेकिन अब कल जब वार्ता होने वाली है उसमें क्या आपकी मांग रहने वाली है? क्या आपको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? क्या सोचते हैं इस बैठक को लेकर? नहीं, हम इससे तो बहुत आहत हुई है हमारे को हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें। बातचीत की जाए, उनका एक एजेंडा है, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई एजेंडा नहीं रखा गया है। आप कैसे देखते हैं? जी, उनका तो बहुत क्लियर स्पष्ट सा उनका अपना जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को लेके ही सारी बातें हो जाए, पर अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तय करना है कि किन को लेके क्या बात की जाए। जैसे मेरे भाई अजय जी ने बोला, हम नहीं है तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है।
हम नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। ये बात तो वहाँ के आजकल हमारे मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि भैया पंडितों के बगैर हम इनकम्प्लीट है। अब ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझनी चाहिए। क्या लगता है वो एक बार जो मांग है उनकी, ये क्या सही है, वाजिब है, और कितना इत्तेफाक रखते हैं इन राजनीतिक दलों से, चूंकि आप कश्मीरी पंडित हैं? नहीं, वो तो ठीक। मैं संजय पंडिता, मैं बेसिकली अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम मोदी सरकार आज तक जो भी कोई डिसीजन ले रही थी बिल्कुल परफेक्ट ले रही, लेकिन इस बार जो उन्होंने एक डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है वहाँ पे। क्योंकि बात करें तो किससे करें, और उन लोगों से जो आज तक पाकिस्तान पाकिस्तान का राग कर रहे थे। क्योंकि क्या एजेंडा रहना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जब तक आप कश्मीरी पंडितों को इस बीच में नहीं लाओगे, वो कोई भी समस्या है जो वो उसका समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है वो 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुरानी जो कम्युनिटी है उसको तो पूछा नहीं जा रहा है, जो कल के हैं उनको पूछा जा रहा है। आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधित्व जाता है या किसी को बुलाया जाता है तो क्या कश्मीरी पंडितों की मांग होगी, क्योंकि 2 साल बाद एक अहम बैठक कल होने जा रही है? नहीं, इस बात ये है कि अगर उन्होंने बुलाया है, किसको बुलाया, उनको बुलाया। हाँ, जो इफेक्टेड हैं, जो वहाँ से उखाड़े गए हैं। मैं तो इस वक्त 17 साल का हूँ, 30 साल हो गए मेरे को यहाँ पर घर से बेघर। जब हमें नहीं पूछा गया, हमसे नहीं बात करेंगे तो नहीं हम ले जाएं, कहाँ ले जाएंगे? जब बात तो कर लो, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। जब तक आप एक स्टेक होल्डर, आप बोलते हो हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, लेकिन एक स्टेक होल्डर है कश्मीरी पंडित नंबर 1, जिस वजह से कश्मीर 70 साल से हिंदुस्तान है। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। साफ तौर से कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित हैं, इनका दर्द सामने साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, और वो भी करीब 2 साल बाद। तो ऐसे में कश्मीरी पंडितों का दर्द भी छलकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनकी सीधी सी मांग ये है कि उनका प्रतिनिधित्व मंडल उस बैठक में हो, उनकी भी मांगों को रखा जाए, चूँकि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित और विस्थापित वही लोग हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फिलहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यमुनानगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हर साल यमुना नदी बाढ़ से तबाही मचाती है। जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। ऐसे में अब यमुनानगर जिला प्रशासन ने इस बार बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, इस बारे में यमुनानगर के जिला उपायुक्त गिरीश अरोड़ा से संवाददाता देवीदास शारदा ने बात की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। यमुनानगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और किसी भी समय बाढ़ आ सकती है। उसके लिए जिला प्रशासन यमुनानगर ने पूरे इंतजाम कर दिए थे। बात करते तो डीसी गिरीश अरोड़ा जी ने यहाँ बाढ़ का जो कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया, और अपने कमरे में अपने साथी से कहूँगा वो दिखाएं, वो CCTV कैमरे और जो वीडियो कैमरे की मदद से वो पल पल की वो निगरानी कर रहे हैं। किस तरह के अधिकारियों की मीटिंग भी उन्होंने ली है। ज़्यादा जानकारी लिए हम बात करते हैं डीसी गिरीश अरोड़ा जी से। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर, जिस तरह से पहाड़ों पर बरसात अब जारी हो, कभी भी बाढ़ जो आ सकती है, उसके लिए सर क्या तैयारियां हैं? उसके लिए पूरा प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, और हमारी ओर से सभी जो फ्लड अफेक्टेड विलेजेस हैं उनकी लिस्ट सूची बनाई गई है। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं या मटेरियल इन्वेंट्री उसकी बनाकर उसमें कंपाइल किया गया है। जिस डिपार्टमेंट के पास जिस तरह की व्हीकल्स हैं या फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट है उसका सारा ब्यौरा दिया गया है। जो कंसर्न्ड अधिकारी इसमें फ्लड के टाइम में जो ड्यूटीज़ हैं उनकी जो काम आ सकते हैं उनका भी ब्यौरा दिया गया है, प्लस टेलीफोन नंबर दिए गए हैं।
नूंह उपायुक्त ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन में तेजी आई है। लोग अब काफी संख्या में अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 94,630 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण जिले के 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जा रहा है। भिवानी के गांव निमड़ीवाली में महिला मुक्केबाज पूजा बोहरा देश के लिए ओलंपिक में खेलेंगी। इन दिनों पूजा बोहरा इटली में टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटी हुई हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले मुकाबलों में पूजा बोहरा देश की पहली मुक्केबाज होंगी। इससे पहले मैरीकॉम ओलंपिक खेलों में रेड कॉर्ट में एंट्री पाने में सफल हुई थी। ग्रीन कार्ड में एंट्री करने वाली पूजा बोहरा पहली मुक्केबाज ओलंपियन बनी है। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। खेल परिसरों और ग्रामीण स्टेडियमों में पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। गोहाना में राजकीय कन्या स्कूल में बच्चों के एडमिशन को लेकर लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसकी वजह से सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट को बिना SLC के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का प्लान बताया जा रहा है। प्राचार्य के नेतृत्व में टीम निरंतर लोगों से मिल रही है। टीम सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताकर अभिभावकों से बच्चों का दाखिला कराने की अपील कर रही है, जिसका फायदा भी अब मिल रहा है। स्कूल प्राचार्य ने हर क्लास में दाखिला कराने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी दस्तावेजों की जांच करने के बाद दाखिला करेगी और MIS पोर्टल पर अपलोड कराएगी, जिसके बाद बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। रेवाड़ी में बावल रोड पर महाराणा प्रताप चौक के पास 3 सांड करीब 10 मिनट तक बीच सड़क पर लड़ते रहे, जिसके चलते ट्रैफिक जाम रहा। सड़क पर घूमने वाले आवारा सांड अब तक 3 लोगों की जान ले चुके हैं। सरकार और प्रशासन रेवाड़ी को कैटल फ्री होने का दावा करता है, लेकिन सांडों की लड़ाई की ऐसी तस्वीरें अक्सर सड़क पर आए दिन देखने को मिलती हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मामले को लेकर कहा है कि सरकार की करनी और खथनी में दिन रात का अंतर है। प्रशासन को चाहिए कि गौशालाओं का निर्माण करवाया जाए। जिंद में सरियाम पिस्तौल के दम पर मोबाइल शॉप पर लूट का मामला सामने आया है। हालांकि पूरा मामला CCTV फुटेज में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला जिंद शहर के बाल भवन रोड का है, जहां पर 2 बदमाश आए और उन्होंने 4-5 फोन देखे और आखिर में 2 फोन उठा लिए। फोन लेकर बदमाशों ने पिस्तौल निकाल ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।